हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी मनीष। और हमारा जो ये लेक्चर है ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस के बारे में रहेगा। अभी तक इस टॉपिक पे मैं 2 वीडियो ला चुका हूँ, ये हमारी 3rd वीडियो होगी और उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको कोई मैसेज करना है तो आप टेलीग्राम पर भी कर सकते हैं, ठीक। तो उन दोनों का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारा 3rd वीडियो होगा मैनेजमेंट के बारे में, है ना, जिसके अंदर हमने अभी तक ये टॉपिक जो है हमारे कम्युनिकेशन तक कर चुके हैं। उसके बाद में एक लीडरशिप आज हम करेंगे, फिर मोटिवेशन करेंगे और नेगोशिएशंस, उसके बाद में फाइनेंशियल मैनेजमेंट और डेलीगेशन। इतने टॉपिक आज हम कर लेंगे, ठीक है। और जो बचे कुछ टॉपिक हैं ये अगली एक वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक छोटे हैं, ज़्यादा इनके अंदर कुछ नहीं है। मेनली डेफिनेशन है, टाइप्स है, या कुछ फंक्शंस होंगे या ज़्यादा प्रिंसिपल्स होंगे, है ना। ज़्यादा लंबा चौड़ा इनका वो नहीं है, ठीक है। सो इतनी चीज़ें हैं हमारी जो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के, है ना। और एग्जाम डेट आ चुकी है, 5 से 20 तारीख तक होंगे। मेरा खुद का एग्जाम जो है वो 6 तारीख को है, ठीक है। सो वो आपको बता दूं कि 2 एग्जाम होंगे। तो आपका पहले एग्जाम का एडमिट कार्ड अलग होगा और दूसरे एग्जाम का एडमिट कार्ड अलग होगा। दोनों के लिए 2-2 फोटो अलग से लेके जाना है। टोटल 4 फोटोज आपको साथ में लेके जानी है, ठीक है। तो पूरा जो इंस्ट्रक्शंस है वो पढ़ लेना, उसमें गलती मत करना, क्योंकि काफ़ी अच्छा एग्जाम है। आप लोगों को काफ़ी अच्छे चांसेस हैं इसको क्लियर करने, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपने लीडरशिप। तो एक ऐसी प्रोसेस जो इन्फ्लुएंस करती है, सपोर्ट करती है बाकी सभी लोगों को, ताकि वो एंथुसियास्टिकली यानी उत्साहित होकर काम कर सकें, किसके लिए? अपना गोल अचीव करने के लिए, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? लीडरशिप बोलते हैं। यानी कोई ऐसा इंसान जो किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है, दूसरे को प्रभावित करता है, उसके ऊपर प्रभाव डालता है, ताकि वो और अच्छे तरीके से पूरे जो काम है उसको अंजाम दे सके, ठीक। इसके पीछे कुछ थ्योरीज हैं जो मेनली हमारी इंपॉर्टेंट है। थ्योरीज के ज़्यादा डीप में हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा डीप में थ्योरीज में नहीं आता है ना। मेनली आपका ये पूछा जाएगा ये थ्योरी किसने प्रोपाउंड की थी, या जो मेन जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए, सो थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। सबसे पहली जो थ्योरी है वो है आपकी ट्रेट और ग्रेट मैन। इसका मतलब है एक ऐसा इंसान जिसके अंदर बहुत सारे ट्रेड्स, खूबियां होती हैं पहले से ही एक अच्छा लीडर बनने की। तो उसको बनने की जरूरत है ही नहीं, वो पहले से ही एक क्या है? लीडर है। उसी का नाम क्या दिया है? ग्रेट मैन दिया है। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जो एक बॉर्न लीडर होता है, ठीक है, उसी को हमने ग्रेट मैन थ्योरी या ट्रेट थ्योरी कहा है, ठीक है। उसके अंदर पहले से इतनी सारी खूबियां हैं, जैसे कि वो बिहेवियर, उसकी बातचीत बड़ी अच्छी है, उसके सोचने समझने का तरीका जो है वो बहुत शानदार है, और उसका फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छा है, 6 फीट लंबा चौड़ा है, और डिलीवरी स्पीच जो होती है उसकी बहुत अच्छी डिलीवरी है स्पीच की, है ना। तो ये सभी चीज़ें, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस है और स्ट्रेटेजिक माइंड है, लंबा सोचता है, टैक्टिकल माइंड नहीं है, छोटा नहीं सोचता, है ना। वो सारी चीज़ें जिस इंसान के अंदर बॉर्न से ही होती है, उसको हम इस थ्योरी के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। दूसरा है बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी का मतलब है जो लीडरशिप है वो किसका रिजल्ट होती है? बिहेवियर और एक्ट का। किसके? एक पर्सन का। एक व्यक्ति कोई अपने आसपास कैसा बिहेवियर देखता है, उससे वो क्या सीखता है। वो किसी सिचुएशन में खड़ा है, उसने कुछ देखा कि इंसान जब ऐसी परिस्थिति थी उसने ये काम किया, तो वो काम सही भी हुआ, तो वो इंसान उस एक्ट से सीखता है, उस काम से सीखता है, उनके बिहेवियर से सीखता है। इस तरीके से जो इंसान लीडर बनता है, इस तरीके से जो लीडरशिप क्वालिटीज एक इंसान के अंदर आती है, वो बिहेवियरल थ्योरी के अंदर काउंट की जाती है, ठीक है। बिहेवियरल थ्योरी के अंदर कई सारी थ्योरीज हैं, है ना, जो कि इसके अंदर आएंगे। तो वो आपको इसके अंदर ये आपको याद नहीं रखना कि कौन कौन सी थ्योरी बिहेवियरल थ्योरी के अंदर है। आपको यही याद रखना है कि इनका मतलब क्या है और ये किसने प्रोपाउंड की है या किसने प्रपोज की है, ठीक है। तो पहला है पावर ओरिएंटेड, है ना। पावर ओरिएंटेड का मतलब है एक ऐसी लीडरशिप जिसके पास पावर होती है। जैसे आप मान लिए IAS IPS कोई पुलिस ऑफिसर, ठीक है, तो उसके पास पावर है, तो वो अपनी पावर से, अपनी अथॉरिटी से लीडरशिप करता है, ठीक है, लोगों को लीड करता है। दूसरी फ्री रेन। फ्री रेन का मतलब होता है किसी के पास कोई पावर नहीं है, सबके पास एक जैसी पावर है, ठीक है। इसको लेस इज फेयर जो है टेक्निक बोला जाता है ना। तो इसके अंदर पावर के अंदर सबके पास क्या है?
मतलब एक इंसान के पास क्या है, अथॉरिटी है। फ्री रेन के अंदर सभी इंसानों के पास अथॉरिटी है। जो मैनेजर होता है उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती, वो क्या करता है, सबके ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। भाई मैं मैनेजर हूँ, मेरे नीचे 100 बंदे काम कर रहे हैं, मैंने 100 बंदों को अलग अलग तरीके से बराबर बराबर का मैंने क्या दे दिया, पावर दे दी, उनको अथॉरिटी दे दी कि तुम्हारे पास ये ताकत है, आप अपने हिसाब से इस्तेमाल करके मेरे को तो रिजल्ट बना के दो, मुझे तो बस रिजल्ट चाहिए, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है, मैं आपके बीच में कोई भी दखलंदाजी नहीं करूंगा, बस मैं आपसे कॉन्टेक्ट मेंटेन करूंगा। ठीक, लीडरशिप इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना। अब ये किसने दी थी, टैननबम ने और स्मिथ ने। इन्होंने क्या बोला कि लीडरशिप दोनों का मिक्स है। कैसे कि कई कई जगह तो हमको अपनी पावर दिखानी पड़ती है ना। आप यूं नहीं हर किसी बंदर के हाथे बंदूक नहीं दे सकते आप, है ना। आपको खुद पावर दिखानी पड़ेगी अपने हिसाब से, बहुत बार आपको लोगों को चलाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को इतनी ज्यादा जानकारी नहीं होती कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन कई बार हमको ये भी करना पड़ेगा कि अपने पास जो पावर है हमको उसका इस्तेमाल नहीं करना और लोगों तक ही वो चीजें छोड़ देनी। ठीक है, उनको थोड़ी थोड़ी ताकत हमने दे देनी है, पावर अथॉरिटी दे देनी है। ठीक है, ताकि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और वो खुद ही उस चीज की अकाउंटेबल, जवाबदेही उनके ऊपर होगी। ठीक, ये उसके बाद में रेंसिस लिकर्ट सिस्टम, इसके अंदर ये क्या है कि एक पूरा 3-4 सिस्टम थे इनके, जो रेंसिस के, है ना। ये फिलोसफर थे। तो इनके जो सिस्टम थे, 4 सिस्टम, उन्होंने इसमें ये बताया था कि उन सिस्टम के अकॉर्डिंग, मतलब एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो सिस्टम में रखी जाएगी और सिस्टम के हिसाब से अलग अलग लोगों के पास अलग अलग पावर होंगी, अलग अलग अथॉरिटी होंगी, वो उस हिसाब से चलेंगे। तो उनको ज्यादा लीडरशिप के अंदर घुसने की जरूरत है ही नहीं, वो ऑटोमेटिक लीडरशिप ही मानी जाएगी। जैसे उसके पास ये काम है वो काम कर रहा है, तुम्हारे पास ये काम है तुम ये काम कर रहे हो, तुम्हारे पास ये काम है तुम वो काम कर रहे हो। ठीक है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो लीडरशिप की ज्यादा जरूरत नहीं होगी, बस नाम की लीडरशिप होगी और काम अपने आप होता चला जाएगा। ठीक है, फिर है मैनेजेरियल ग्रिड। इसमें सिर्फ इतना याद रखना ना कि ये किसने बनाया था, कि एक तो ब्लेक एंड मोर्टन। ठीक है, फिर रेडिन्स 3D थ्योरी। ठीक है, 3D थ्योरी जो थी वो रेडिन द्वारा पेश की गई थी, है ना। इतना ये इसके अंदर, अगर आपको कोई नोट्स बनाए तो यहीं से कॉपी कर लिया करो, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब उसके बाद में अगला जो है हमारा, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो अगला जो हमारा वो है सिचुएशनल और कंटिजेंसी थ्योरी। सिचुएशनल और कंटिजेंसी थ्योरी का मतलब ये, कहीं भी चाहे वो लीडरशिप में हो चाहे वो मोटिवेशन में हो, सिचुएशनल और कंटिजेंसी का मतलब है कि कोई भी लीडरशिप या कोई भी मोटिवेशन स्टैटिक नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता अगर आप उसका आपके अंदर ये ट्रेट होगा तो ही आप लीडर होगे, है ना। ऐसा नहीं है। इस थ्योरी का मतलब है कि ये सिचुएशनल है, आपके जो एक्शंस हैं वो सिचुएशनल है, आपकी जो लीडरशिप है वो सिचुएशनल है, यानी परिस्थिति के हिसाब से चेंज होती है। जैसे एक फौजी आदमी या एक फौजी अफसर, उसका जो लीडरशिप है वो मिलिट्री एक्टिविटी जो होती है, सैन्य गतिविधि, उसके लिए सही है। लेकिन उसी बंदे को अगर आप राजनीति में उतार दोगे तो वो अच्छा लीडर बन पाएगा नहीं बन पाएगा, पक्का मतलब जरूरी नहीं है कि वो अच्छा लीडर बन पाए। ठीक है, राजनेता जो करते हैं जिस तरह की लीडरशिप उनकी होती है। ठीक है, जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं उनको अगर आप सेना में भेज दोगे तो उनसे वहां काम नहीं होगा, है ना, क्योंकि सिचुएशन डिफरेंट है। एक एक पर्सन की जो क्वालिटीज हैं वो डिफरेंट है ना। जिस तरीके से राजनेता पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं वो बरगलाकर और लोगों से अपना काम करवाते हैं, ठीक है, और खुद बैठे रहते हैं और सारा काम लोग करते हैं, जो नुकसान उठाना पड़ता है वो भी लोगों को उठाना पड़ता है, ये भी एक तरह की लीडरशिप है। हाँ गलत है, नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन एक तरह की लीडरशिप है ना। उससे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और इन्फ्लुएंस होकर प्रभावित होकर कुछ काम कर रहे हैं। ये काम अगर तुम फौज में भेज दोगे वो ऐसा काम करेगा तो फौज चलेगी ही नहीं, और यही काम अगर तुम फौजी अफसर को यहां ला दोगे तो जनता उस तरीके उसको इतने तरीके से प्रभावित नहीं होगी उनसे, है ना। तो ये चीजें हैं, सिचुएशनल है। इसके ऊपर कई सारे मॉडल हैं, जैसे फिडलियर्स मॉडल। ठीक है, ये सब आपको नाम याद रखना, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, कंटिजेंसी थ्योरी, फिडलियर्स मॉडल है। एक हार्से ब्लैंकर्ड मॉडल है। ठीक है, इसको लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप भी बोलते हैं। ठीक है, यानी लीडरशिप थ्रू आउट हमारे लाइफ में चलती रहती है, पूरा दिन कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं। जैसे घर भी संभाल रहे हैं तो उसमें भी तो लीडरशिप चाहिए, हर एक आदमी घर भी नहीं संभाल सकता, है ना। सुबह बाहर जाते हैं, हमको पता है, जैसे फादर होता है ना, किसी के पिताजी हैं, वो सुबह काम पे जाते हैं, उनको पता है कि आज ये काम मेरे को करना है, उसके लिए अपना सारा काम बिल्कुल लाइन में लगा लेते हैं। सुबह जाऊंगा तो जाता ये काम कर जाऊंगा, तो ऑफिस से वापस आऊंगा तो मैं ये काम करता हुआ आऊंगा। यहाँ पर आके फिर मेरे को बच्चों के बारे में सोचना है। ठीक है, फिर और घर वाले हैं, माता पिता है, वाइफ है ना,
सिस्टर है उनके बारे में सोचना है, फिर उनके उनका जो काम है वो भी मेरे को करना है ना। लीडरशिप जो है ये पूरा दिन चलती रहती है, ठीक है। तो ये इनका मानना है कि लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, ठीक है। उसके बाद में पाथ गोल मॉडल है, ये रॉबर्ट हाउस ने जो है इसको पेश किया गया था। फिर आ जाओ लास्ट, सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी का मतलब होता है कि सिस्टम कलेक्टिव एफर्ट्स, है ना, कलेक्टिव फॉर्म ऑफ लीडरशिप है, यानी हर एक बंदा अपने आप में एक लीडर होगा, वो कुछ भी करेगा तो वो क्या होगा, लीडर होगा, बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉइज। यानी लीडरशिप कोई लीडर कोई एक बंदा नहीं होता, जो भी लोग वहां पर काम कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, लीडर हैं, ठीक। उन सभी को, उन सभी के एफर्ट्स को, उन सभी की लीडरशिप को मिलाकर हम अपना टारगेट अचीव करते हैं। चलिए उसे फिर आ जाता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन क्या है, प्रोसेस है कि दैट अकाउंट्स फॉर अ डिग्री ऑफ रेडीनेस ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी एक इंडिविजुअल एक अपना डिजायर्ड जो उसका गोल है, ठीक है, जो उसका लक्ष्य है, उसको पाने के लिए कितना ज्यादा रेडी है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, मोटिवेशन बोलेंगे, ठीक। अब कुछ थ्योरीज है मोटिवेशन, किस तरीके से जो एम्प्लॉइज है उनको मोटिवेट रखा जा सकता है, ठीक है। तो पहली है मैस्लोज नीड हायरार्की, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत बार, कई बार जो है, कई बार नहीं बहुत बार पूछी जाती है, आप 12th के एग्जाम में भी देखोगे वहां भी पूछी जाती है, और किसी भी जो गवर्नमेंट सर्विस का एग्जाम उसमें ये चीज पूछी जाती है, ठीक है, कि मैस्लो नीड हायरार्की क्या है। तो सबसे पहले मैस्लो ने फिजियोलॉजिकल नीड्स को सबसे ऊपर रखा। फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब है रोटी कपड़ा और मकान। इंसान की सबसे पहली जरूरत क्या होती है, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है, ये है फिजियोलॉजिकल। उसके बाद में सिक्योरिटी, जब रोटी कपड़ा और मकान मिल जाता है तब इंसान अपनी सुरक्षा के बारे में सोचता है कि मैं बीमार हो जाऊंगा, ठीक है, या फिर मेरे जो बच्चे हैं, बीवी है, वो बीमार हो जाएगी, या फिर मुझे अपनी नौकरी किस तरीके से बचानी है ना। खुद की सुरक्षा, खुद के परिवार की सुरक्षा के बारे में सोचता है, ये उसकी दूसरी नीड्स होती है, ठीक है। तीसरी है सोशल नीड्स, जब ये चीज पूरी हो जाती है तो सोशल नीड्स आती है। सोशल नीड्स का मतलब ये होता है कि आप गांव समाज में बैठ के, चार लोगों के बीच में बैठ के अपनी बात रख सकते हो, आप उस लेवल पर पहुंच चुके हैं, ठीक है, वो होती है सोशल नीड्स। जब चार लोग आपकी बात को सुने और आपको स्वीकार करें, आपके ओपिनियन को, आपके आइडियाज को स्वीकार करें, वो सोशल नीड्स के अंदर आती है ना। फिर आती है स्टीम नीड्स, जब सोशल नीड्स पूरी हो जाती है तो इंसान सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये, स्टीम नीड्स का मतलब ये है कि इंसान अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है समाज के अंदर, ठीक है, कि चलो मेरी ये तीनों नीड्स पूरी हो चुकी हैं, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को अपना नाम बनाना है अपने गांव के अंदर, मेरे मोहल्ले के अंदर, मेरे शहर के अंदर, ठीक है। फिर ये उसकी नीड्स हो जाती है ना। उसके बाद में स्टीम का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जब अपना नाम बन जाता है ना, लोग, काफी लोग हमको जानने लगते हैं, तब हमको इस चीज का एहसास होता है कि यार चलो नाम वाम बन गया, सब कुछ हो गया, अब अपने को ये क्या करना है जीवन में, मतलब ये चलो बेसिक चीज हमारी सभी चीजें पूरी हो रही है, लेकिन एक बड़ा क्या करना है। कई बार कहते हैं ना, मैं पैदा किस लिए हुआ हूँ, ठीक है, किस काम के लिए मेरा जन्म हुआ है ना। आज मान लो मेरे पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन मेरे को इसको 1000 करोड़, 10,000 करोड़ की करनी है, ठीक है, 10,000 करोड़ की संपत्ति मेरे को करनी है। उसी को क्या बोलते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। जब आपको सेल्फ, खुद के बारे में एक्चुअलाइजेशन, रियलाइज हो जाए कि आपको क्या काम करना है, आप टॉप पे, इससे ऊपर अपने जीवन में जा ही नहीं पाओगे, वो टॉप आपको अचीव करना है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के अंदर आता है। उसके बाद में फ्रेडरिक हर्जबर्ग की थ्योरी आप देख लो, जो टू फैक्टर थ्योरी के नाम से जिसको जाना जाता है, और ठीक है, तो टू फैक्टर कौन कौन से हैं, पहला तो है हाइजीन फैक्टर, दूसरा है मोटिवेशन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर में क्या आता है, हाइजीन फैक्टर में रिलेशनशिप सुपरवाइजर, यानी एक इंसान तभी मोटिवेटेड रह सकता है जब उसके सुपरवाइजर्स यानी तो उसके सीनियर्स हैं, उसके साथ उनके रिलेशन अच्छे। सुपरवाइजर ही काम का नहीं है, बार बार में गाली देता है, भाई जूस वाला सा सिस्टम हो रखा है, तो मोटिवेटेड कैसे रहेगा, है ना। उसके बाद में पीयर्स, यानी जो आपके कलीग्स हैं, यानी जो आपके साथ आपके लेवल वाले हैं, है ना, तो उनके साथ आपके रिलेशन कैसे हैं। अगर उनके साथ आपका कोऑर्डिनेशन, आपका रिलेशन अच्छा है, उनके साथ काम करने में मजा आता है, इंसान डीमोटिवेटेड फील नहीं करता। आपके 10 कोलीग है, 10 में से 9 आपको बुली करते हैं, गालियां देते हैं, कहते हैं ये कुछ है ही नहीं है, तो ठीक है, तो वो फिर आपको हम काम करने में मन नहीं लगता, आप हमेशा डिमोटिवेटेड रहते हैं, ठीक है।
दूसरा सबॉर्डिनेट्स, सबॉर्डिनेट्स आपके रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी बात को मानते हैं, है ना, और आपको किसी भी काम करने के अंदर आपकी सहायता करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप वहां काम करने में मोटिवेटेड हो। आपके सबॉर्डिनेट हैं, है ना, और सबॉर्डिनेट आपकी बात मान नहीं रहे, ठीक है, आपको गाली वाली दे के बात करते हैं, आपके रिस्पेक्ट नहीं करते, तो जाहिर सी बात आप वहां पर काम नहीं करोगे, क्योंकि आपको वहां पर काम करने में मोटिवेशन नहीं होगा। उसके बाद में सैलरी अच्छी होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो इंसान आराम से फ्री होकर काम कर सकता है। फिर आता है आपकी पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ ही इफेक्ट करती है। घर में आपका क्लेश चल रहा है, ऑफिस में जाकर आप पूरी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाओगे। क्यों? आपके अंदर उतना ज्यादा मोटिवेशन नहीं, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ कचरा चलता रहता है घर बार का। उसके बाद में वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। अब मैं मान लो काम कर रहा हूँ, ऑफिस में बैठे काम कर रहा हूँ, मेरे ऑफिस में एसी नहीं है, पंखा नहीं है, और भयंकर बाहर 50 डिग्री तापमान है, और अंदर पसीने से झूल रहा हूँ यूं करता करता, जाहिर सी बात है मेरे को कहाँ से मोटिवेशन आएगा काम करने के लिए, है ना। ये चीजें हैं, तो वर्किंग कंडीशन सही होनी चाहिए। और स्टेटस, स्टेटस का आप मान सकते हो, रिस्पेक्ट से इसको डिनोट कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन में लोग आपका रिस्पेक्ट करते हैं तो आप अच्छा काम कर सकते हो, नहीं करते तो खत्म है मामला। उसके बाद मोटिवेशन फैक्टर देखो, मोटिवेशन फैक्टर किससे आता है? सबसे पहले अचीवमेंट, ठीक है, आपने कोई काम किया, उस काम में आपको जो है सक्सेसफुल, सफलता हासिल हुई, आपने कुछ अचीव किया, आपको ये लगेगा आगे जो भी काम करूँ शायद मैं उसमें और भी ज्यादा अचीव कर सकता हूँ। तो ये आपके माइंड को डिराइव करता है मोटिवेशन के लिए। दूसरा है आपका रिकॉग्निशन, आपने काम किया, अच्छा काम किया, फिर आपको उसकी पहचान मिले उस काम के लिए, भाई सभी आज इकट्ठा जो सारी मीटिंग कर लो, ये जो है फलाना फलाना इंसान है, इन्होंने ये काम किया है और हम सभी इनके लिए शुक्रगुजार हैं, तो आप पूरे मतलब कंपनी में आपका नाम हो गया। उसके बाद में एडवांसमेंट, प्रमोशन, एडवांसमेंट का मतलब क्या होता है? प्रमोशन। फिर आपका वर्क इटसेल्फ, यानी आपने खुद को और ज्यादा डेवलप किया, ऊंचे आने वाली जो प्रमोशन के जो अलग जो पोजीशन है, जैसे अभी आप असिस्टेंट मैनेजर हो, असिस्टेंट मैनेजर का काम थोड़ा अलग होता है, फिर आप मैनेजर बन जाओगे तो मैनेजर का काम थोड़ा अलग होता है, टीम लीडर जो होता है टीम लीडर का काम अलग होता है। तो जैसे आप ऊंचे बढ़ते गए, प्रमोशन होता गया, वैसे वैसे आपने खुद पर क्या किया? काम किया और खुद को भी ग्रो किया, ठीक है। फिर आपकी ग्रोथ, ग्रोथ माने प्रमोशन, और उसके बाद में आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपके ऊपर कोई ज्यादा बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाएगी तो आपको अपना पैसा लगेगा, यार मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसको पूरा करूं, तो आप उसके लिए भी मोटिवेटेड रहोगे। ये थी टू फैक्टर थ्योरी। उसके बाद में मैकलेलैंड्स नीड थ्योरी, ठीक है, इन्होंने भी अपना एक नीड थ्योरी बनाई थी। पहला था पावर मोटिव। पावर मोटिव का मतलब होता है अथॉरिटी। किसी इंसान के पास पावर होती है तो वो अपने आप मोटिवेटेड फील करेगा, क्योंकि वो अपनी बात को किसी न किसी जगह चला सकता है ना, अपनी चला सकता है। वो बोलते नहीं अपनी क्या चला रहा है, तो हर बार तेरी क्यों माने, तो ये वही वाला पावर मोटिव, उसको खुद से मोटिवेटेड फील होगा, डोमिनेंट होगा वो हर एक चीज के अंदर। फिर आता है एफिलिएशन। एफिलिएशन का मतलब होता है बिलोंगिंगनेस, यानी एक इंसान जो कहीं काम करता है, अगर उसको, सॉरी ये बार बार लग जा रहा है, अगर उसको उस कंपनी से, उस इंस्टीट्यूशन से, उस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंगिंग यानी अपनापन महसूस नहीं होगा, तो वो वहां ज्यादा दिन काम नहीं कर सकता, ज्यादा दिन वो मोटिवेट वहां पर नहीं रह सकता। उसके बाद में आता है अचीवमेंट मोटिव। ये मोटिव, इसका मतलब ये है कि आपने वहां पर क्या अचीव किया है, आपको कोई नया सर्टिफिकेशन कोर्स मिला है, आपको वहां पे बहुत ज्यादा अच्छी स्किल्स आपने वहां पर अचीव की है, ठीक है, आपने वहां पर अच्छा प्रमोशन अचीव किया, आपको सैलरी आपकी जो है आपने अच्छी कर ली है वहां पे, तो ये चीज भी इंसान को मोटिवेट करती है। उसके बाद में क्लेटन एल्डरफोर्ड ईआरजी थ्योरी, ठीक है, कई बार पूछते हैं कि जो ईआरजी थ्योरी है वो किसने बनाई थी, है ना। तो पहली है एग्जिस्टेंस नीड, यानी कि फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स। ये भी कुछ कुछ मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की से मिलती जुलती है, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस नीड यानी कि आप किस तरीके से यहाँ पर एग्जिस्ट कर पाओगे, यहाँ पर रह पाओगे, उस सारी को क्या बोलते हैं हम? एग्जिस्टेंस नीड बोलते हैं, जिसके अंदर फिजियोलॉजिकल यानी रोटी कपड़ा और मकान, और आपकी सुरक्षा इसके अंदर इंक्लूड होती है। उसके बाद में रिलेटेडनेस नीड, यानी आप समाज में, आपको लोग चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ बैठना चाहते हैं, ठीक है, आपको ओपिनियन सुनना चाहते हैं, आपके विचार सुनना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी किसके अंदर आएगी? रिलेटेडनेस नीड के अंदर आएगी, ठीक है। उसके बाद में ग्रोथ नीड्स, ठीक है, आदमी ग्रो भी तो करना चाहता है ना, वो ऐसा थोड़ी ना कि एसोसिएट के पोजीशन पे जो है उसको नौकरी लगी थी और आज 20 साल हो गए, साल एसोसिएट की पोजीशन पे ही है, एग्जीक्यूटिव तक नहीं बना, है ना।
वो भी तो चाहता है कि मेरा प्रमोशन हो और उसके बाद मेरे पैसे बढ़े। कब तक मैं इन्हीं पैसों पे काम करता रहूंगा? ठीक है, तो ये चीजें सारी की सारी क्या है, क्लेटन्स एल्डरफर्ड्स ERG थ्योरी है मोटिवेशन। ठीक, भाई मोटिवेशन डिराइव क्या करता है, नीड तो डिराइव करती है कि मेरे को उस चीज की जरूरत है, उस चीज को पाने के लिए मैं क्या रहूंगा, पहले से ही मोटिवेटेड रहूंगा। ये तो और क्या है। उसके बाद में रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इसके अंदर रूम क्या बोलते हैं कि पीपल विल बी मोटिवेटेड अगर उनको लगता है कि उनका किया हुआ काम ओवरऑल जो टारगेट हमको अचीव करना है वो अचीव करने के लिए, वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमारी टीम में सहायता कर रहा है। यानी अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो मेरी मेरी टीम वालों को, ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि यार ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसकी वजह से ही इसका एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसका बहुत बड़ा योगदान है जिसकी वजह से हम ये अपना टारगेट अचीव कर पाए। ठीक है, तो इसको आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, पीपल विल मोटिवेटेड टू अ टास्क इफ दे फील दैट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी उनका योगदान विल हेल्प द टीम, टीम की सहायता करेगा टू अचीव द गोल। ठीक है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। इट इज बिल्ट अराउंड वैल्यू, जिसको वैलेंस बोलते हैं, एक्सपेक्टेंसी एंड फोर्स। सर इसका क्या मतलब है? वैल्यू का मतलब होता है एक इंसान की कितनी जरूरत है वो काम करने के लिए। अगर उसको लग रहा है कि इस काम करने में मेरी जरूरत नहीं है तो मोटिवेटेड फील नहीं करेगा, और उसको लगता है कि यार मेरे बिना ये काम नहीं हो सकता है ना, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, तो मोटिवेटेड रहेगा। ठीक, उसके बाद में उसको बैलेंस भी बोलते हैं। उसके बाद में एक्सपेक्टेंसी। अब मान लो इसके इसका मतलब ये है कि आपने जो काम आप कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता लग गया मेरी इतनी वैल्यू है और आप वो काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक्सपेक्टेंसी कितनी है, ठीक है, कितनी उम्मीद है कि वो काम हो जाएगा, वो चीज भी ड्राइव करती है। अब ऐसा काम कर रहा हूं जिसकी कोई उम्मीद नहीं हो जाएगा, कहां से मोटिवेटेड रहूंगा, है ना। वही तो मेरे को, अब मैं मान लो मेरे को अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है, मैं कहां से बन जाऊंगा, मैं कितनी वैल्यू मान लू मेरी, मैं कितना ही एफर्ट्स डाल लू, मैं नहीं बन सकता यार, है ना। यही चीज है। उसके बाद में जब ये दोनों चीज मिल जाती हैं तब क्या बनती है, फोर्स। फोर्स माने मोटिवेशन। इसका फॉर्मूला भी निकाला था इन्होंने, यानी फोर्स बराबर बैलेंस इनटू एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, यानी जब आपकी वैल्यू और आपकी एक्सपेक्टेशन, जब आपको लगेगा कि मैं चीज हासिल कर सकता हूं, ये दोनों मिल जाएगी तो ये दोनों आपका फोर्स का काम करेगी, वो फोर्स जो आपकी मोटिवेशन को डिराइव करेगा। ठीक, ये चीज। उसके बाद में देखिए पोर्टर लोलर मॉडल। ठीक है, ज्यादा इसके अंदर घुसने की जरूरत है नहीं। पोर्टर लोलर ने क्या कहा था कि आपके एफर्ट्स जो आप करोगे, ठीक है, वो आपके एफर्ट्स क्या लाएंगे, परफॉर्मेंस लाएंगे। इन्होंने एक प्रोसेस बताया था कि इंसान मोटिवेटेड और सेटिस्फाइड कैसे रहता है, कि जो आप एफर्ट कर रहे हो, जो आप मेहनत कर रहे हो, और अगर आपकी जो मेहनत है वो आपकी परफॉर्मेंस में दिख रही है, यानी जो आपको काम दिया गया वो आपने अचीव किया, ठीक है, उसको पूरा किया, तो आपको उसका क्या मिलना चाहिए, रिवार्ड मिलना चाहिए। या तो आपको प्रमोशन हो, या आपको दुनिया में बताया जाना चाहिए भाई इन्होंने ये काम किया है, वी आर वेरी थैंकफुल, ठीक है, हम इसके शुक्रगुजार हैं, या आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए, है ना, ये चीज है। या फिर जैसे कोई बड़ी कंपनी है, बड़ा काम करते हैं, तो क्या करते हैं कि वो गाड़ी गिफ्ट कर देते हैं, बाइक गिफ्ट कर देते हैं, या फिर घर गिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह के रिवार्ड्स आपको मिलने चाहिए। उसी से आपको क्या हासिल होगा, सेटिस्फैक्शन हासिल होगा, तभी आप वहां पर काम करके संतुष्ट रह पाएंगे। और जब किसी जगह आप काम करके संतुष्ट हैं तो आप पहले से ही क्या है, मोटिवेटेड है। जहां पर आपका काम करने में मन ही नहीं लग रहा, तो वहां आप मोटिवेटेड कैसे रहेंगे, वहां तो आप टाइम पास कर रहे हैं, है ना। तो ये किसका एक्सटेंशन है, रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ठीक है, ये फैक्ट है, ज्यादा इसके अंदर मत पूछना, बस याद कर लो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, तो पोर्टर लोलर मॉडल। ठीक, उसके बाद में आता है हमारी इक्विटी थ्योरी। ठीक है, बोला सर इक्विटी क्या है? इक्विटी का मतलब होता है एफर्ट्स। यहां पर इक्विटी का मतलब एफर्ट्स से ले लो तुम, ठीक है ना? जैसे प्रपोज्ड बाय जॉन स्टेसी एडम्स, ये याद रखना आप, है ना, प्रपोज्ड बाय जॉन स्टेसी एडम्स। इट रिवॉल्व्स अराउंड द इनपुट्स एंड द आउटकम्स ऑफ ए पर्सन, यानी एक इंसान कितने इनपुट किसी काम के अंदर डालता है और वो काम का कितना आउटकम या आउटपुट आता है। ठीक है, अब देखो पहला, ओवरपेड इक्विटी, यानी कि एक ऐसा काम जो आपने किया लेकिन उसका रिजल्ट उससे कहीं ज्यादा आ गया,
जितने आपने एफर्ट्स डाले रिजल्ट उससे ज्यादा आ गया, यानी कि एफर्ट से रिजल्ट ज्यादा है, तो आपको क्या फील होगा? भाई पता है आपको काम तो होगा, लेकिन गिल्टी फील होगा कि यार सच में मैं इस काम के लायक हूं, मुझे नहीं पता ये काम कैसे हुआ, मैंने तो बहुत थोड़ा सा इसमें काम किया था, लेकिन इतना बड़ा रिजल्ट इसका बाहर निकल के आया। तो बाहर से तो एक्सेप्ट कर लेंगे, वेरी गुड मनीष, वेरी गुड राहुल, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अंदर ही अंदर उनको ये रहेगा कि यार मैंने इतना बड़ा काम नहीं किया, कुछ अलग हुआ है ना? तो ये इसको बोलते हैं ओवरपेड इक्विटी। उसके बाद में अंडरपेड इक्विटी। अंडरपेड इक्विटी का मतलब है आपने एफर्ट्स जो थे आपके, ठीक है, वो ज्यादा थे और जो रिजल्ट था वो कम था। ठीक है, तो आपको पहले से ही डिसोनेंस की फील आएगी, यानी कि यार जितनी मेहनत मैंने की उतना रिजल्ट मेरे को मिला नहीं है, अब पता नहीं आगे मैं मेहनत करूँ उतना रिजल्ट मेरे को मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, कब जाके मिलेगा, ठीक है, कितनी मेहनत मेरे को करनी पड़ेगी, ये सभी चीजें दिमाग में आने लगती है। उसके बाद में आता है इक्विटी, यानी कि सेटिस्फाइड, जितना एफर्ट्स आपने डाले उतना ही रिजल्ट आपको मिला। ठीक है, इसको इक्विटी बोलते हैं। तो ये किसने प्रपोज की थी? जॉन स्टेसी एडम्स। ठीक, उसके बाद में कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, ये एक और है अप्रोच, इसको बोलते हैं बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब है, बताता हूं, देखो ये पूरा सेंटेंस आप पढ़ोगे ना इतना, ठीक है, आपको पता लग जाएगा रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब है। रीइंफोर्समेंट का मतलब है धक्का देना, पीटना, ठीक है, जबरदस्ती से करवाना। सो कैरेट एंड स्टिक अप्रोच क्या है कि द बेस्ट वे टू मेक अ डोंकी मूव इज टू पुट अ कैरेट इन फ्रंट ऑफ हिज माउथ। अगर आप चाहते हो कि एक गधा, गधे का मतलब है यहां से एम्प्लॉय से, इंसान से, या आप चाहते हो कि वो मूव करे, वो आगे बढ़े, तो आपको उसकी शक्ल के आगे, आपको उसके मुंह के आगे एक कैरेट रखनी पड़ेगी, एक गाजर रखनी पड़ेगी। ठीक है, वो गाजर ही उसको उसको गाजर को खाने का लालच ही उसको क्या बढ़ाएगा, आगे बढ़ाएगा। अगर वो नहीं बढ़ेगा तो क्या करो, जय भीम विदय स्टिक, उसको पनिशमेंट दो। ठीक है, अब गधे को मारोगे डंडा तो वो आगे चलेगा। अब या तो तुम एक काम करो, गाजर खाने के लिए आगे चल लो, या फिर डंडे खा के आगे चल लो, आगे तो बेटा आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो बाई हुक और बाई क्रुक। ठीक है, इफ इट डजंट मूव, अगर वो नहीं हिलता है तो। अब ये क्या है, रिवार्ड है। गाजर को देख के, कैरेट को देख के, यानी कि आपके प्रमोशन, आपकी ग्रोथ और आपकी जो पैसे है, सैलरी, उसको देख के अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपको ये चीज मिलेगी। ठीक है, गाजर नहीं मिलेगी, मेरा मतलब है आप इसके लिए, इस लालच के लिए आप मोटिवेटेड रहोगे। ठीक है, लेकिन अगर आप वो चीज काम नहीं करते हो तो आपसे जबरदस्ती काम करवाया जाएगा, उसके अंदर आपको पनिशमेंट दी जा सकती है, जैसे कि आपको नौकरी से हटाया जा सकता है, आपकी तनख्वाह काटी जा सकती है, ठीक है, आपका डिमोशन हो सकता है। तो ये सारी चीजें आती हैं, इसीलिए काम ना करने का, आगे ना बढ़ने का जो रिवार्ड है वो क्या होगा, स्टिक, डंडा होगा। ठीक है, नॉर्मल चीज आपको समझ में आ गई, ज्यादा इसके अंदर हार्ड एंड फास्ट कुछ। अब देखिए डगलस मैकग्रेगर्स थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई, ये है थ्योरी एक्स। थ्योरी एक्स होती है नेगेटिव और थ्योरी वाई होती है पॉजिटिव। कैसे सर? थ्योरी एक्स ये कहती है कि जो इंसान मोटिवेटेड नहीं है वो क्या करता है, वर्क अवॉइड करता है, काम नहीं करता, उसको काम करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन थ्योरी वाई कहती है कि जो इंसान मोटिवेटेड है वो नेचुरली काम करेगा। ठीक है, उसको आपको काम करने के लिए फोर्स करने की जरूरत है ही नहीं। दूसरा, जो इंसान एक्स ग्रुप से बिलोंग करता है वो क्या करेगा, मस्ट बी कंट्रोल्ड, उसको कंट्रोल रखना पड़ेगा, वरना वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, उसके ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी, उसको मॉनिटर करना पड़ता है। लेकिन इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है, ये इंसान अपने हिसाब से सही चलेगा और सही डायरेक्शन में चलेगा, अच्छा काम करेगा। फिर ये जो है ये क्या करता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करता है। इसको कोई काम दे दिया तो कहते नहीं सर मुझसे नहीं होगा, मुझे इतना पता ही नहीं है ना। ये कहता है कि सर आपने मेरे को काम दिया, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस काम को पूरा कर पाऊँ, इसके लिए मैं कुछ और सीखूंगा, जो चीज़ मेरे को जरूरत है इसको सीखने के लिए, इसको पूरा करने के लिए। उसके बाद में सीख सिक्योरिटी। ठीक है, हर काम के लिए क्या चाहिए, इसको सिक्योरिटी चाहिए, यानी इसने कोई फैसला लिया, वो फैसला सही नहीं गया तो पहले बता देता है कि सर मुझे पक्का नहीं पता, हो सकता है ये काम खराब हो जाए। तो ये पहले से सिक्योरिटी सीख करता रहता है, पहले से सिक्योरिटी ढूंढता रहता है, किसी तरीके से मैं अपना बचाव कर सकूं। ये बंदा क्या करता है कि गुड डिसीजंस लेता है, अच्छे फैसले लेता है, और जो काम गलत होता है उसको अकाउंटेबल, उसके जवाबदेही इसकी खुद की होती है। तो ये थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, ये एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। ये किसने बनाई थी, डगलस मैकग्रेगर।
ये सब मोटिवेशन की थ्योरीज है। फिर आती है एक थ्योरी जेड। ऐसा कोई जेड अलग से नाम नहीं है, नॉर्मली जेड नाम निकाला है इसको, ठीक है। प्रपोज्ड बाय विलियम औची। विलियम औची कौन थे? एक अमेरिकन और जापानीज रिसर्चर थे, एक मैनेजमेंट फिलोसफर थे। इन्होंने एक थ्योरी निकाली थी, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि इंसान मोटिवेटेड कैसे रह सकता है। सबसे पहले होता है ट्रस्ट। अगर आपका आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रस्ट है, आप अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं और आप अपनी कंपनी के लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं, तो आप पहले से क्या रहोगे? मोटिवेटेड रहोगे। उसके बाद में अगर आपका बॉन्ड अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज के बीच में, तो आप ऐसे ही मोटिवेटेड रहोगे क्योंकि आप काम अच्छा कर रहे हैं, आप एक दूसरे के लिए इज्जत करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। फिर अगर आपका एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट अच्छा है, अब कई कंपनियां क्या करती है कि एम्प्लॉय को इन्वॉल्व नहीं करती किसी भी चीज में, है ना, हटा देती हैं उनको। जैसे अगर उनको कोई छोटा सा फैसला लेना है या फिर एम्प्लॉय के लेवल का फैसला लेना है ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि एम्प्लॉय को इन्वॉल्व नहीं करते। वो मानते हैं कि इनको कुछ नहीं पता, ये बस यहाँ काम करने के लिए मजदूर हैं और क्यों कुछ नहीं पता, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि इंसान मोटिवेटेड फील नहीं करता। लेकिन जैसे आप देखो, कोई बॉस आया, मैनेजर आया, वो किसी आम बंदे से आके पूछता कि और भाई क्या हाल है? बढ़िया। कि यार मैं ये काम करना चाह रहा हूँ और हम सोच रहे हैं तुम्हारे लिए, सभी के लिए एक एक बाइक खरीद ले, तो यार तुम ये बताओगे मम्मी कौन सी तुम्हारे लिए बाइक अच्छी रहेगी? ये कंपनी आपको बोनस देना चाहती है, ठीक है। एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करता है, यार मेरी इज्जत हो रही है, मुझे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये है आपका एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। उसके बाद नो फॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है ना, कम से कम 10 सीढ़ियां उतर के आपके पास बात पहुंच रही है। पहले टॉप लेवल डायरेक्टर से पहुंचती है 2-3 जगह, फिर मिडिल लेवल पे आती है, फिर लोअर लेवल पे आती है। आते आते क्या इंसान के पास क्या पड़ती है? सिर्फ एक ही बात ही पहुंचती है, आपको ये काम करना है। क्यों, कब, कैसे, और कुछ नहीं पता, ठीक है। तो उससे इंसान मोटिवेटेड फील नहीं रहता। उसकी जगह अगर कोई मैनेजर आता है और बंदे को बोलता है कि सर आपको ये काम करना है और आपको ये काम ऐसे करना है, ठीक है, और हम सब लोग आपकी इसके अंदर सहायता करेंगे, तब उस इंसान को लगता है कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ। तो वो जो फॉर्मल स्ट्रक्चर था, जो हायरार्की थी, ठीक है, वो तोड़ दी। कोऑर्डिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज का अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो सबसे अच्छी बात। एम्प्लॉयज का आपस में अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो क्या क्या काम करेंगे? इफेक्टिव काम करेंगे। अब मेरे साथ 4 बंदे बैठे, उनके साथ काफी समय से काम कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे उनके साथ काम करने में प्रॉब्लम नहीं है। छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगी तो हम आपस में मिलकर सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा काम क्या होगा? इफेक्टिव होगा, ज्यादा प्रभावशाली होगा, ज्यादा अच्छा होगा। अगर हमारा कोऑर्डिनेशन कम है, ठीक है, हमारा मेल मिलाप जो है वो कम है, तो हम काम ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। हमारी जो गलतियां आएंगी, पहली बात हम एक दूसरे का गलतियां निकालते रहेंगे और फिर इस तरीके से काम खराब हो जाएगा। अब आ जाओ कंटीजेंसी अप्रोच। कंटीजेंसी अप्रोच मैंने आपको पहले ही बता चुका क्या बोलती है। ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रेडिक्टेबल। ह्यूमन बिहेवियर का कुछ नहीं पता कैसा है, ठीक है। और व्हाट मोटिवेट्स पीपल इज देयर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ठीक है। और लोगों को मोटिवेशन कहां से आता है? उनके पर्सनैलिटी ट्रेट से, उनकी जो इंडिविजुअल क्वालिटीज है उनके अंदर, उससे आता है। और ये सिचुएशनल है, और सिचुएशन से आता है, स्टैटिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पर्सनैलिटी ट्रेट से ही आपके अंदर मोटिवेशन है, लीडरशिप आएगी। बोला नहीं, सिचुएशनल है। लीडरशिप भी सिचुएशनल है और मोटिवेशन भी सिचुएशनल है। कई बार आपके अंदर उतना वो ट्रेट्स नहीं है, वो गुण नहीं है, ठीक है, कि जिससे आप मोटिवेशन ड्राइव कर सको। लेकिन आप बाहर जा रहे थे, आपने कोई परिस्थिति ऐसी देखी, या आपने कोई मूवी देख ली, आपने बॉर्डर मूवी देख ली, आपको लगा यार मैं तो फौज में जाऊंगा, ठीक है। आपने 12th फेल देख लिया, आपको लगा यार मैं तो आईएएस बनूंगा, ठीक है। तो ये कई सिचुएशंस पे डिपेंड करता है आपको मोटिवेशन, ठीक है। कोई स्टैटिक नहीं है, इतना सा है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।